नेक्स्ट हमें पढ़ना है पैलियोलिथिक हंटर एंड गैदरर्स के बारे में। हमने अभी तक देखा कि एंशियंट हिस्ट्री को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट पार्ट हमने देखा था पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स। यहाँ पे आपको मैप दिया गया है। इस मैप में आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स के बारे में बताया गया है। जो भी रेड डॉट्स हैं, ये सारे रेड डॉट पैलियोलिथिक साइट्स हैं। जो भी ब्लैक डॉट्स है, ब्लैक डॉट्स आते हैं मेसोलिथिक साइट्स में, और जितने भी वाइट डॉट्स हैं, वाइट वाले डॉट्स जो हैं वो आते हैं नियोलिथिक साइट्स में। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जो साइट्स है वो है, एक तो है मेहरगढ़, ये जो है अर्ली नियोलिथिक साइट है, ठीक है। यहाँ से नियोलिथिक पीरियड की शुरुआत हुई थी, इसीलिए ये साइट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रेड डॉट वाले जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, वो सारे जो है वो पैलियोलिथिक साइट्स हैं। इसमें आपको 2 साइट्स याद रखनी है। एक है ईसमपुर, जो कि पैलियोलिथिक साइट है और ये पड़ती है कर्नाटका में। उसके बाद है ये अतिरमपक्कम, ये जो है ये भी पैलियोलिथिक साइट है और ये हमें पड़ती है तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद भीमबेटका जैसी साइट्स जो है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये एक मेसोलिथिक साइट है, यहाँ पे पेंटिंग्स मिली थी वॉल केव्स पे, और इसमें जो है सारी साइट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट साइट होगी वो हम लेक्चर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में। द स्टोन एज इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। हमने देखा था कि जहाँ पे भी लिथिक वर्ड आ जाए तो लिथ्स का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। इसीलिए 3 मेन स्टोन एजेस हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। द वर्ड पैलियो मीन्स ओल्ड, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, इसीलिए पैलियोलिथिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देखो इंडिया अलग है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलग है। इंडिया मतलब हमारा आज का इंडिया, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि पुराना इंडिया, एंशियंट इंडिया, जिसमें इंडिया के साथ साथ इंडिया के आसपास की कंट्रीज भी इंक्लूडेड थी, जैसे कि पाकिस्तान, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद नेपाल, फिर भूटान। ये सारी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज थी। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, है ना। तो ये सब इंडिया में इंक्लूडेड थी। उसको सबको मिला के बोला जाता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया और उसके अलावा 7 और कंट्रीज थी। यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। द ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट डेट्स बैक टू अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट हमें मिली है 2 मिलियन ईयर्स साल पहले। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें 2 सिटीज़ देखने को मिली है। एक है अतिरमपक्कम, जो कि हमने मैप में देखी, तमिलनाडु में है। ये सिटी 1.5 से 1.7 मिलियन ईयर्स एगो पुरानी बताई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अतिरमपक्कम नाम की सिटी 1.5 से 1.7 मिलियन ईयर्स एगो पहले खोजी गई थी। जी नहीं, उसको आज ही खोजा गया है। आज ही आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका पता लगाया है, और वहाँ पे जो भी सामान मिले हैं उससे ये पता चला है कि ये सिटी जो है 1.5 मिलियन ईयर्स पहले भी एग्जिस्ट करती थी, इसीलिए इस सिटी को इतना ओल्ड माना गया है। उसके बाद है ईसमपुर, जो कि कर्नाटका में है। ये सिटी भी 1.2 मिलियन ईयर्स एगो तक पुरानी मानी गई है। At these sites, animal fossils and large cutting tools, including hand axes and cleavers and other tools such as stone scrapers and choppers, made of quartzites and limestone. देखो इन सिटीज पे ना एनिमल के फॉसिल्स मिले हैं, साथ ही लार्ज कटिंग टूल्स मिले हैं। एनिमल्स के फॉसिल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि डेड बॉडीज़ को जब दफना दिया जाता था मरने के बाद, तो उनसे फॉसिल्स बनते थे। तो वो फॉसिल्स हमें इस साइट्स पे मिले हैं। साथ ही स्टोन के टूल्स मिले हैं हमें, जिसमें हैंड एक्सेस थे और क्लीवर्स थे। इसके अलावा स्टोन के स्क्रेपर्स और चॉपर्स भी मिले हैं। चॉपर मतलब मांस को काटने के लिए जो स्टोन के टूल्स यूज़ होते थे वो चॉपर, और स्क्रेपर्स मतलब मांस को साफ करने के लिए, जैसे अगर
किसी एनिमल का मांस है, चमड़ा है, उससे कोई कोट वगैरह बनाना है तो क्या करते हैं कि उसके चमड़े को पहले काटते हैं, फिर उस पे जो हेयर्स वगैरह हैं या फैट है उसको साफ करते हैं। साफ करने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते थे ना, उसको स्क्रैपर्स बोला जाता था। और ये सारे टूल्स हमें वहाँ पे मिले हैं, और ये टूल्स क्वार्टजाइट और लाइमस्टोन से बने हुए थे। ये जो है ना, ये टाइप ऑफ स्टोन है, स्टोन के टाइप से क्वार्टजाइट और लाइमस्टोन जो है वो वाइट कलर का होता है ना। इसकी इमेजेस भी आप देख सकते हो। These tools were used to chop animal meat, dig out tubers, scrape animal skin and cleave animal bones to extract protein-rich marrow. अब ये जो सारे स्टोन के टूल्स हमें मिले हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि ये जो सारे स्टोन के टूल्स हैं ना, वो एनिमल के मीट को चॉप करने के लिए यूज़ किए जाते थे। दूसरी चीज़, ट्यूबर्स को डिग आउट करने के लिए। ट्यूबर्स मतलब जो रूट्स वाले झाड़ होते हैं, जैसे कि आलू है, ज़मीन के अंदर उगता है ना, उसकी जो रूट्स हैं उसको ट्यूबर बोलते हैं। जो भी ज़मीन के अंदर रूट्स होती हैं उसको ट्यूबर्स बोलते हैं। तो इनको निकालने के लिए, ज़मीन में से डिग आउट करने के लिए भी स्टोन टूल्स का यूज़ किया जाता था। उसके बाद स्क्रैप एनिमल स्किन, एनिमल की स्किन को साफ करने के लिए, स्क्रैप करने के लिए ऐसे स्क्रैपर्स होते थे। ये जो है ना, ये स्क्रैपर्स हैं, इससे एनिमल की स्किन को साफ किया जाता था। एंड क्लीव एनिमल बोन्स टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन रिच मैरो, और एनिमल के बोन को क्लीव करने के लिए, काटने के लिए, ताकि बोन के अंदर जो एक प्रोटीन रिच मैरो है उसको निकाला जा सके। हमने साइंस में पढ़ा है कि बोन के अंदर बोन मैरो होता है ना। बोन को अगर बाहर से काट दिया जाए तो उसके अंदर में बोन मैरो होता है। इस मैरो का यूज़ किया जाता है प्रोटीन रिच एलिमेंट्स को बनाने के लिए, मतलब प्रोटीन से भरा हुआ होता है वो मैरो, और फिर उसको निकाल के ये लोग खा सकते थे। ठीक है, नीचे आपको स्टोन टूल्स के इमेजेस दिए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टोन टूल्स के इमेजेस हैं। फर्दर प्रोग्रेस इन हंटिंग एंड गैदरिंग वॉज रिफ्लेक्टेड इन द मेकिंग ऑफ स्मॉलर स्टोन टूल्स। इसके अलावा आगे चलकर और भी हंटिंग एंड गैदरिंग में प्रोसेस हुई। हम अभी पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमें पता है कि पैलियोलिथिक पीरियड में हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे लोग। उस टाइम पे सिंपल स्टोन टूल्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन आगे चल के और भी अच्छे स्मॉलर स्टोन टूल्स वो लोग बनाने लग गए। द मेन टाइप ऑफ स्टोन टूल्स इंक्लूडेड स्क्रैपर्स, बोरर्स एंड पॉइंट्स। देखो, स्टोन टूल्स में भी ना इनके अलग अलग प्रकार थे, अलग अलग टाइप्स थे। तो मेन स्टोन टूल्स कौन से थे इनके? पहले थे स्क्रैपर्स। मैंने आपको बताया, ये जो पिक्चर है ये स्क्रैपर्स है तीनों भी। मीट को साफ करने के लिए ये लोग स्क्रैपर्स का यूज़ करते थे। उसके बाद बोरर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ में होल करने के लिए जो टूल यूज़ किया जा रहा है ना, जैसे कि ये टूल, इसको बोला जाता है बोरर। और पॉइंट मतलब नोकीले जो टूल्स हैं, नोक वाले, किसी पर हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए। These indicate improved efficiency in hunting by developing projectiles which were tipped with sharp points. तो इससे ना एफिशिएंसी का इम्प्रूवमेंट दिखा। जो भी हंटर एंड गैदरर करते थे, मेन काम वो क्या करते थे? हंटिंग का ही करते थे। उसमें और भी एफिशिएंसी उनकी इम्प्रूव हुई। ठीक है, प्रोजेक्टाइल्स भी उन्होंने डेवलप किए। प्रोजेक्टाइल्स मतलब फेंक के मारने वाले टूल, जैसे कि धनुष्मान हो गया, या फिर कोई स्टोन उठा के मार दिया। ठीक है, वो सारे प्रोजेक्टाइल्स होते थे, और उनमें शार्प पॉइंट्स होते थे जिसकी मदद से उनको हंटिंग में हेल्प मिलती थी। यहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में आपको दिया गया है। देखो, पैलियोलिथिक पीरियड को भी ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में डिटेल्स तो नहीं दिए हैं आपको। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि पैलियोलिथिक साइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। और एक माइक्रोलिथिक साइट है जो अपर पैलियोलिथिक में ही आती है। सिर्फ इतना आप याद रखना कि पैलियोलिथिक साइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लोअर, मिडल और अपर। ठीक है, इसके बाद है लेटर ह्यूमंस इन्वेंटेड द बो एंड एरो। इसके बाद ह्यूमंस ने बो एंड एरो मतलब धनुष बाण की भी रचना की, धनुष बाण भी बनाया। एज वेल एज पैरेलल साइडेड ब्लेड भी बना दिया उसने, पैरेलल साइड वाला।
एंड माइक्रो ब्लेड टूल्स, और माइक्रो ब्लेड टूल्स भी बना दिए उसने, मेड मेड फ्रॉम रॉक्स विथ ग्लासी टेक्सचर, जो कि रॉक से बनाए थे उन्होंने। ऑफकोर्स सारे स्टोन के ही टूल्स वो लोग बनाते थे, क्योंकि पैलियोलिथिक पीरियड में मेटल्स के बारे में तो पता ही नहीं था। मेटल्स के टूल्स बनना शुरू हुए थे तो वो हुए थे कैल्कोलिथिक पीरियड में, है ना। सबसे पहले कॉपर का यूज़ हुआ था वहाँ पे। अब यहाँ पे रॉक से ये लोग टूल्स बना रहे हैं ग्लासी टेक्सचर के साथ, जो कि बहुत ही शार्प होते हैं और फ्रेशली मेड। जब नए नए टूल्स बनाते हैं ना तो बहुत ही उनमें एकदम धार वाले होते हैं, बहुत शार्प होते हैं वो, उसी को ग्लासी टेक्सचर यहाँ पे बोला गया है। दे ऑल्सो हंटेड स्मॉल गेम एनिमल्स। इन टूल्स की मदद से ना ये लोग छोटे छोटे गेम एनिमल्स को हंट करते थे। गेम एनिमल्स मतलब रैबिट्स वगैरह, जो कि वाइल्ड में पाए जाते हैं, जिनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता, ऐसे एनिमल्स को गेम एनिमल्स बोला जाता है। Moreover, they developed symbolic communication, decorated the walls of caves and rock shelters with paintings, and used pigments to decorate their bodies. इसके अलावा उन्होंने रॉक के शेल्टर्स भी बनाए, सॉरी इसके अलावा उन्होंने सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट किया, मतलब इन्होंने सिंबल्स का यूज़ करके कम्युनिकेशन करना शुरू किया। देखो, अब हम जहाँ पे रहते हैं, हम लोग हमारे घरों में रहते हैं, तो हमें ना पसंद होता है कि हम अपने घरों को सजाते हैं, संवारते हैं, अलग अलग स्टिकर्स लगाते हैं, पेंटिंग्स करते हैं। वैसे ही इन लोगों को भी पसंद था, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपने रॉक शेल्टर्स में ये लोग रहते थे और केव्स में रहते थे, तो वहाँ की दीवारों पर भी ना ये लोग सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाते थे। साथ में आजकल की जो लड़कियां हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, आजकल की जो लड़कियां हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है बताओ। उनको ना सबसे ज़्यादा पसंद होता है मेकअप, खुद को सजाना संवारना, है ना। वैसे ही उस टाइम के लोगों को भी ना खुद को संवारना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस टाइम पे मेकअप तो हुआ नहीं करता था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग पिगमेंट्स का यूज़ करते थे। आप नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जाओगे ना तो वहाँ पे ना कुछ डांस फॉर्म्स है, साउथ में भी है, जिसमें ना लोग खुद के फेस पर या शरीर पर पिगमेंट्स लगाते हैं। जैसे पूरा पूरा ग्रीन कर देते हैं फेस को, कुछ लोग पूरा रेड कर देते हैं, ये पिगमेंट्स होते हैं। या फिर हम जो आलता लगाते हैं ना हाथों में पैरों में, वो भी पिगमेंट ही है, जिससे कलर आ जाता है। तो पिगमेंट्स का ये लोग यूज़ करते थे अपनी बॉडीज़ को डेकोरेट करने के लिए। In addition, they were the first to produce beads of stone, bone and shell. इसके अलावा पैलियोलिथिक एज के लोग जो थे, फर्स्ट ह्यूमंस थे जिन्होंने स्टोन, बोन और शेल से बीड्स बनाए, मतलब बीड्स मतलब माला बनाए। ठीक है, यहाँ पे स्टोन की इन्होंने माला बना दी, बोन से भी बनाई और शेल्स का भी यूज़ किया था। नेक्स्ट है a distinctive type of stone tool known as a burin or engraver was also used to engrave symbolic features on bones and shells. एक distinctive type था stone tool का, मतलब एक stone tool ही था जिसका नाम था burin, या फिर उसको ही engraver भी बोला जाता था। ये stone tool क्यों यूज़ किया जाता था, तो bones पे और shells पे symbolic features बनाने के लिए। ये लोग क्या करते थे, बोन्स पे, शेल्स पे और मेनली ऑस्ट्रिच के एग पे भी ये लोग डेकोरेशन करते थे। और उसके लिए जिस टूल का यूज़ किया जाता था ना, उसको बोला जाता था एनग्रेवर या फिर ब्यूनी। ऑस्ट्रिच के एग की खास बात क्या है पता है, कि ये ना सबसे बड़ा एग होता है। कोई भी बर्ड इतना बड़ा एग नहीं देता जितना कि ऑस्ट्रिच का एग होता है। यहाँ पे आपको इमेजेस दी गई है स्टोन टूल्स की, माइक्रोलिथिक टूल्स एंड बोन फॉर्म्स। यहाँ पे बोन से बनाए हुए भी टूल्स हैं, माइक्रोलिथिक टूल्स है ये, मतलब छोटे छोटे टूल्स हैं स्टोन से बनाए हुए। अभी तक हमने बड़े बड़े देखे थे, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं ये सब। कुरनूल डिस्ट्रिक्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में आता है। द माइक्रो ब्लेड्स वेर फिक्स्ड इन अ हैंडल फॉर ईज ऑफ यूज। माइक्रो ब्लेड्स जो टूल थे ना, मतलब छोटे छोटे स्टोन के टूल्स, उनको हैंडल्स बना दिए गए थे ऐसे ताकि पकड़ने में आसानी हो। These developments are associated with our immediate ancestors, Homo sapiens, who gradually spread all over the world, including Australia and the Americas, between 50,000 and 12,000 years ago. ये जो सारी डेवलपमेंट थी माइक्रोलिथिक टूल्स वगैरह की, मतलब पैलियोलिथिक पीरियड के एंडिंग में, जो एकदम अच्छी खासी स्टोन के
टूल्स बनाना शुरू कर दिए थे लोगों ने, तो वो सब ना होमो सेपियंस ने ही बनाए थे, जो धीरे धीरे करके अफ्रीका से शिफ्ट हो गए थे पूरे वर्ल्ड में। ऑस्ट्रेलिया में भी शिफ्ट हो गए, वो अमेरिका में भी शिफ्ट हो गए। बिटवीन 50,000 से तो 12,000 ईयर्स के बीच में ये लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड हो गए थे। तो ये था पैलियोलिथिक पीरियड। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीसोलिथिक हंटर गैदरर्स के बारे में।